हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एडिलिनो। तो आज हम सर्कुलर मोशन पढ़ने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने लॉज ऑफ मोशन पढ़ा था। लॉज ऑफ मोशन के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक फार्मूलाज बिल्कुल डिटेल में हमने डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर में। और आज का जो लेक्चर है ये सर्कुलर मोशन का लेक्चर है। सर्कुलर मोशन के का जो लेक्चर है इसमें हम ऐसे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं जो रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन है, और वो टॉपिक्स कहीं ना कहीं रोटेशनल डायनामिक्स और कहीं ना कहीं लॉज ऑफ मोशन के साथ भी रिलेट करते हैं। ठीक है, तो अगर लॉज ऑफ मोशन और सर्कुलर मोशन की बात, ये रोटेशनल डायनामिक्स की बात करें, तो इन दोनों चैप्टर्स का बेसिक हम आज के इस लेक्चर में यानी कि सर्कुलर मोशन वाले लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप नीट के लिए पढ़ रहे हो या फिर जेडब्ल्यू के लिए पढ़ रहे हो तो आपके लिए ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इस लेक्चर में हम सारे फार्मूले, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर करने वाले हैं आज के इस वन शॉर्ट लेक्चर में, और हम आपको माइंड मैप्स भी देंगे। ठीक है, तो चलिए आज के वन शॉर्ट लेक्चर सर्कुलर मोशन का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की। तो जब हम काइनेमैटिक्स पढ़ रहे थे वहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड या फिर एक्सेलरेशन की बात करते हैं। ठीक है, जब हम रोटेशनल डायनेमिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं, वहाँ पे हम एंगुलर वेलोसिटी पढ़ते हैं और एंगुलर एक्सेलरेशन पढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट को अगर हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम यहाँ पे थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। याद रखना, जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट एस होता है ये बराबर होता है आर इंटू थीटा के। थीटा यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है और आर यहाँ पे रेडियस है। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास कोई सर्कल है, इस सर्कुलर पाथ पे कोई भी बॉडी जो है वो मूव कर रही है, ठीक है, मोशन कर रही है, परफॉर्म कर रही है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा वो तो हम जानते हैं, लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा वो जानने के लिए जो है ये फार्मूला आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो है वो बराबर होगा रेडियस आर, उस सर्कल का रेडियस जिसमें मोशन हो रहा है, ठीक है, इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहां से अगर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा की वैल्यू निकालें तो वो निकल के आता है एस अपॉन आर की। ठीक है, एस यहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, आर यहाँ पे रेडियस है। ठीक है, उसके बाद हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम यहाँ पे ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, काफी फेमस टर्म है। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओमेगा, जब हम एसएचएम पढ़ते हैं वहां भी देखने को मिलता है बार बार। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ओमेगा बराबर होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी बराबर होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा होता है अपॉन टाइम की। ठीक है, और एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट जो होता है वो रेडियन पर सेकंड होता है। ठीक है, वहीं हम एवरेज एंगुलर वेलोसिटी की बात करें तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी बराबर होता है ओमेगा एवरेज बराबर होता है थीटा 2 माइनस थीटा 1 अपॉन T2 माइनस T1। थीटा 2 यहाँ पे फाइनल डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, थीटा 1 यहाँ पे इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, और सिमिलरली फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। इसको हम चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपन चेंज इन टाइम भी कह सकते हैं। तो अल्टीमेटली ये हमारे पास एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला है। उसके बाद इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी की बाट करें तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी के केस में स्मॉल चेंज इन स्मॉल चेंज होता है। ठीक है, स्मॉल चेंज इन इंस्टेंट पे यानी इंस्टेंट टाइम पे जो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट आता है उसी को हम इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी बराबर होता है डी थीटा अपॉन डी टी। डी थीटा यहाँ पे स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट होता है, स्मॉल चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, और डी टी यहाँ पे स्मॉल टाइम होता है। यहाँ से अगर हम थीटा निकालें तो यहाँ पे डी थीटा निकल के आता है ओमेगा इंस्टेंटेनियस इंटू डी टी। जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो थीटा की वैल्यू निकल के आती है इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा डी टी। ठीक है, और इसी तरीके से जब हम काइनेमैटिक्स पढ़ रहे थे वहाँ पे हमने लीनियर डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला पढ़ा था इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी इनटू डी टी। ठीक है, और इसी तरीके से रोटेशन में जो थीटा होता है वो बराबर होता है इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा इनटू डी टी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड टाइम टी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड टाइम टी। जब हम एसएचएम चैप्टर पढ़ेंगे और भी बाकी बहुत चैप्टर्स आगे हैं जो अभी पढ़ने हैं, उनमें भी ये कॉन्सेप्ट बार बार यूज होता है। देखो, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपॉन टी। टी यहाँ पे टाइम पीरियड है। ठीक है, तो ओमेगा जो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है ये 2 पाई अपॉन टी के बराबर होता है। यहाँ पे टी जो है वो टाइम पीरियड है। देखो, हम जानते हैं कि एफ जो होता है फ्रीक्वेंसी, ये 1 अपॉन टाइम पीरियड के बराबर होता है। ये बच्चा जानता है कि फ्रीक्वेंसी जो होता है वो 1 अपॉन टाइम पीरियड के बराबर होता है। तो जब हम 1 अपॉन टी की जगह यहाँ पे एफ रखते हैं तो ओमेगा की वैल्यू निकल के आती है 2 पाई एफ। ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे 2 पाई एफ निकल के आती है। तो ओमेगा की हमारे पास दो फार्मूले यहाँ पे हो जाते हैं। एक फार्मूला है 2 पाई अपॉन टी और दूसरा फार्मूला है 2 पाई एफ। ठीक है, और उसके बाद 1 राउंड की अगर हम बात करें तो एक राउंड जो एक सर्कल के अंदर पूरा राउंड जो होता है उसमें जो यानी एंगल होता है एक तरीके से वो 2 पाई का होता है।
कितना होता है, एक पूरे राउंड में जो टाइम पीरियड टी होता है वो 2 पाई के बराबर होता है। एक राउंड के अंदर टाइम पीरियड टी जो होता है वो 2 पाई के बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी को हम रेवोल्यूशन पर सेकंड में जो है वो मेजर करते हैं। जनरली अगर क्वेश्चन में रेवोल्यूशन पर मिनट दिया होगा तो रेवोल्यूशन पर मिनट को पहले अपने रेवोल्यूशन पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत बार कंफ्यूजन होती है कि अगर क्वेश्चन में रेडियन पर सेकंड दिया हुआ है तो समझ जाना ये एंगुलर वेलोसिटी है, अगर क्वेश्चन में रेवोल्यूशन पर सेकंड दिया होगा तो समझ जाना ये जो है ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। उसके बाद रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड वेलोसिटी वी। देखो ओमेगा यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी है और वी यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी है, और दोनों जो है वो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, ठीक है। तो इसका जनरल फार्मूला है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। जिस तरीके से s इज इक्वल टू आर थीटा होता था उसी तरीके से v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। v यहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, r रेडियस है सर्कल का, जिस सर्कल में बॉडी जो है वो मूव कर रही है, और ओमेगा यहाँ पे क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है। उसके बाद जनरली हमारे पास जो यहाँ पे वेलोसिटी होती है, इस फार्मूले में जो वेलोसिटी होती है जनरली वो परपेंडिकुलर वेलोसिटी होती है, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि परपेंडिकुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू आर ओमेगा। और इसके वेक्टर फॉर्म की अगर हम बात करें तो इसको वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। इसको वेक्टर फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है। कभी भी v इज इक्वल टू आर क्रॉस ओमेगा नहीं लिख सकते हो, हमेशा याद रखना कि जो वेक्टर फॉर्म होती है v और r के रिलेशन की वो होती है v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। ये हमेशा ट्रू होता है, हमेशा वैलिड होता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन को हम अल्फा से डिनोट करते हैं। जब हम रोटेशनल डायनामिक्स पढ़ेंगे वहां पे इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा डिटेल में हमने पढ़ना है, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन, जब हम टॉर्क पढ़ेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे, तो ये टॉपिक्स वहाँ पे बार बार देखने को मिलेंगे, इसलिए यहाँ पे मैं बिल्कुल अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ, ठीक है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन को हम यहाँ पे अल्फा से डिनोट कर रहे हैं। अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन बराबर होता है चेंज इन ओमेगा अपॉन चेंज इन टाइम। जिस तरीके से एक्सेलरेशन बराबर होता था चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, उसी तरीके से एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा बराबर होता है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। इसको हम डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी भी कह सकते हैं। उसके बाद अगर हम एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करें, अल्फा एवरेज की बात करें, तो अल्फा एवरेज बराबर होता है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन T2 माइनस T1। ओमेगा 2 यहाँ पे क्या है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है, ओमेगा 1 यहाँ पे इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है, और यहाँ पे फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ठीक है। इसको हम आगे जो है वो ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। तो अपने सिंपल से याद रखना है कि एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन बराबर होता है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। उसके बाद यूनिट की अगर हम बात करें तो जो यूनिट होता है एंगुलर एक्सेलरेशन का वो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। उसके बाद हम इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करें तो जो इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन होता है ये बराबर होता है डी ओमेगा अपॉन डी टी, स्मॉल चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्मॉल चेंज इन टाइम, यही कहलाता है इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। जब हम यहाँ से डी ओमेगा की वैल्यू निकालते हैं तो डी ओमेगा की वैल्यू यहाँ से निकल के आती है अल्फा इंस्टेंटेनियस इंटू डी टी। जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेट करने के बाद ओमेगा की वैल्यू यहाँ से निकल के आती है इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा डी टी। अब देखो जब हम काइनेमेटिक्स पढ़ रहे थे वहाँ पे मैंने आपको ये फार्मूला पढ़ाया था कि वेलोसिटी v जो होता है ये बराबर होता है इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी। सिमिलरली ये तो लीनियर मोशन में होता है, इसी तरीके से रोटेशनल मोशन में जो ओमेगा का फार्मूला होता है यानी कि एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला होता है वो इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा dt के बराबर होता है। अल्फा यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में कभी कभी डेटा दे के पूछता है, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देगा और बोलेगा कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितने हैं। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस को अगर यहाँ पे मैं n से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस n बराबर होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन 2 पाई। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं अपॉन 2 पाई, ठीक है। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस n बराबर होता है थीटा अपॉन 2 पाई, ठीक है। उसके बाद वैसे मैंने आपको 2-3 फार्मूले बता दिए, ठीक है। अब मैंने आपको 2-4 फार्मूले बता दिए वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का, तो वो फार्मूले हर कंडीशन में एप्लीकेबल होते हैं, हर सिचुएशन में एप्लीकेबल होते हैं। लेकिन जिस टाइम पे कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा जिस टाइम पे होता है, एक्सेलरेशन जब एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो उस टाइम पे इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो जनरली तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। जिस तरीके से काइनेमेटिक्स में यानी कि लीनियर मोशन में 3 इक्वेशंस होती हैं मोशन की, उसी तरीके से रोटेशन में भी 3 ही होती हैं। बस डिफरेंस इतना है कि जहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वहाँ पे सिंपल डिस्प्लेसमेंट है, जहाँ पे वेलोसिटी है रोटेशन में उसको हम एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, और जहाँ पे एक्सेलरेशन है इस रोटेशन में हम उसको एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं। तो सबसे पहली इक्वेशन है ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट अल्फा टी।
ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो पहली इक्वेशन आपने याद रखनी है कि ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। यहाँ पे अगर हम ओमेगा की बात करें तो ओमेगा यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी है, लेकिन याद रखना फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है। ओमेगा नॉट भी यहाँ पे क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, लेकिन ये इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है। अल्फा यहाँ पे एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, टी यहाँ पे टाइम है। तो ये ऐसी ही इक्वेशन हमें लीनियर मोशन में भी देखने को मिलती है, जिसको हम कहते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी एप्लीकेबल होता है लीनियर मोशन में। इन द सेम वे इसका जो अपोजिट होता है रोटेशन में, वो होता है ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। उसके बाद जो हमारे पास दूसरी इक्वेशन है वो है थीटा, यानी डिस्प्लेसमेंट की, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। तो थीटा बराबर होता है ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि थीटा जो होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है, वो बराबर होता है ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। ठीक है, थीटा यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ओमेगा नॉट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है, टी यहाँ पे टाइम है, अल्फा यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन है। ठीक है, और लीनियर मोशन में हमें इसी टाइप की एक सिमिलर इक्वेशन देखने को मिलती है, दैट इज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास तीसरी इक्वेशन यहाँ पे है ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। ये हमारे पास तीसरी इक्वेशन है रोटेशन के केस में। और यहाँ पे ओमेगा क्या है, ओमेगा नॉट क्या है, अल्फा क्या है, थीटा क्या है, ये मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में बता दिया। तो इसी ऐसी ही इक्वेशन जो हमें लीनियर मोशन में देखने को मिलती है वो होती है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। उसके बाद हमारे पास कुछ एडिशनल फार्मूलाज हैं जो हमने शायद काइनेमेटिक्स में भी डिस्कस किए थे, लेकिन काइनेमेटिक्स में जो हमने फार्मूले डिस्कस किए थे वो थे लीनियर मोशन के रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पे जो फार्मूले हमारे पास, ये दो फार्मूले हैं, ये हमारे पास रोटेशनल मोशन के रिलेटेड है। ठीक है, जब भी हम थीटा की बात करते हैं तो थीटा जो है ये यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, थीटा बराबर होगा ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट अपॉन 2 इंटू टी। ठीक है, अगर इसको हम डेराइव करने बैठें तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि थीटा यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट अपॉन 2 जो है ये हमारे पास एवरेज डिस्प्लेसमेंट है। क्या है ये हमारे पास, ये हमारे पास एवरेज स्पीड है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट नहीं है, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक है, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी है, और यहाँ पे टी टाइम है। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा निकल के आता है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास है ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट अपॉन 2 इंटू टी, टी यहाँ पे टाइम है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास थीटा टी। ठीक है, तो थीटा टी जैसे हमने वहाँ पे एस एनथ पढ़ा था, ठीक है, एस एनथ पढ़ा था, तो यहाँ पे हमने थीटा टी पढ़ना है। ठीक है, तो जो थीटा टी हो गई ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एट टाइम टी है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एट टाइम टी है, तो ये बराबर होगा ओमेगा नॉट प्लस अल्फा बाई 2 इंटू 2t-1। ठीक है, जैसे वहाँ पे हमने एस एनथ पढ़ा था, ठीक है, u प्लस ए बाई 2 2n-1 वहाँ पे पढ़ा था, ये वाला फार्मूला काइनेमेटिक्स में। तो सिमिलरली रोटेशन में इसी का अपोजिट होता है, थीटा टी इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा बाई 2t-1। थीटा टी की बात करें तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एट टाइम टी है। ठीक है, वहीं ओमेगा नॉट की बात करें तो ये इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है, अल्फा यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन है, टी यहाँ पे वो टाइम है जहाँ पे हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, उसके बाद सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देखते हैं। देखो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आप जानते हो कि ये क्या होता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के मैं 3 ही फार्मूले यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर में आगे यूज होंगे और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले देखो, अगर कोई भी बॉडी एक सर्कुलर मोशन कर रही है, सर्कुलर पाथ में चल रही है, तो उस बॉडी पे जो है एक एक्सेलरेशन एक्ट होगा टुवर्ड्स सेंटर। जो बॉडी पे सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन एक्ट होता है इसी को हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। मान लीजिए कोई बॉडी जो है वो वेलोसिटी v से सर्कुलर पाथ में चल रही है, जैसे कि यहाँ पे मैंने डायग्राम के जरिए दिखाया हुआ है, तो उस बॉडी पे हर टाइम यानी हर वक्त जो है वो एक एक्सेलरेशन जो है वो कहाँ की तरफ खींचेगा, सेंटर की तरफ खींचेगा, उसी एक्सेलरेशन को हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। यहाँ पे मैं 3 ही फार्मूले इसके लिख के लाया हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है कि AC इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, उसके बाद AC इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, AC इज इक्वल टू v इंटू ओमेगा। ठीक है, यहाँ पे AC क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, v यहाँ पे वेलोसिटी है, r यहाँ पे रेडियस है, ओमेगा यहाँ पे क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक है, v यहाँ पे क्या है, इस v की बात करें तो ये हमारे पास सिंपल वेलोसिटी है। ठीक है, और ओमेगा यहाँ पे क्या है, ओमेगा यहाँ पे क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी है। तो एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, AC इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, AC इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा स्क्वायर, AC इज इक्वल टू v इंटू ओमेगा। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इन वेक्टर्स। अगर वेक्टर फॉर्म में हम इसको लिखें, रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड ओमेगा को, तो इसको हम, जो मैंने आपको पीछे फार्मूला बताया ना, ये वाला अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो इसको हम कैसे लिखते हैं। देखो, AC इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस वी, AC इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस वी,
ये इसका वेक्टर फॉर्म है। ए सी यहाँ पे क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, ओमेगा यहाँ पे ये एंगुलर वेलोसिटी है, वी यहाँ पे वेलोसिटी है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ये इसका वेक्टर फॉर्म है। उसके बाद टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात करते हैं। यहाँ पे देखो जो एक्सेलरेशन टेंजेंट के अलोंग लगता है, जो एक्सेलरेशन टेंजेंट के अलोंग एक्ट होता है, उस एक्सेलरेशन को हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं। ये सिंपल सा इसका फार्मूला, जो हमारे पास सिंपल एक्सेलरेशन होता है ना, सेम फार्मूला टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का भी होता है। बट यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे जो चेंज इन वेलोसिटी लोगे, जो वेलोसिटी होगी उसका पॉजिटिव साइन लेना है, यानी उसका मैग्नीट्यूड, इसीलिए यहाँ पे मैंने मॉड लिखा है, डी मॉड ऑफ वी अपॉन डी टी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ए टी बराबर होता है मॉड ऑफ डी वी अपॉन डी टी, ठीक है। और उसके बाद नेट एक्सेलरेशन की बात करें तो नेट एक्सेलरेशन, पहले यहाँ पे देखो इस डायग्राम के जरिए मैं आपको समझाता हूँ। देखो अगर यहाँ से कोई बॉडी मूव कर रही है किसी सर्कुलर पाथ में, उस बॉडी पे सेंटर की तरफ जो एक्सेलरेशन लगता है, उस एक्सेलरेशन को हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। उस बॉडी पे जो एक्सेलरेशन टेंजेंट के अलोंग लगता है, उस एक्सेलरेशन को हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ए टी कहते हैं। यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है डायग्राम के जरिए, ठीक है, यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास नेट एक्सेलरेशन की बात करें तो वो नेट एक्सेलरेशन इसके कहीं बीच में होगा। यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है कि नेट एक्सेलरेशन इस तरफ होगा, ठीक है। और ये नेट एक्सेलरेशन ए टी के साथ अल्फा एंगल बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे ए सी है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, इस तरफ क्या है, इस तरफ क्या है हमारे पास ए टी है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, और इस तरफ हमारे पास ए नेट है, यानी नेट एक्सेलरेशन है। और नेट एक्सेलरेशन अगर यहाँ पे अल्फा एंगल बना रहा है ए टी के साथ, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के साथ, तो नेट एक्सेलरेशन का फार्मूला यहाँ पे निकल के आता है अंडर रूट ऑफ ए सी प्लस ए सी का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर। तो आपने ये याद यहाँ पे रखना है कि नेट एक्सेलरेशन ए नेट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से अगर हम अल्फा की, यहाँ पे अल्फा की बात करें तो अल्फा एंगल है ए नेट और ए टी के बीच में, तो टेन अल्फा यहाँ पे बराबर होता है ए सी अपन ए टी की। ए सी यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, ए टी यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, तो ए सी अपन ए टी बराबर होता है टेन अल्फा के। और याद रखना अल्फा एंगल है ए नेट और ए टी के बीच में, ठीक है। उसके बाद अगर हम एबो डायग्राम से देखें, देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो ए नेट की बात अगर यहाँ पे हम करें, अगर आपने बेसिक मैथ अच्छे से पढ़ा होगा तो ए नेट का जो कंपोनेंट है इस तरफ जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है उसके अलोंग जो ए नेट का कंपोनेंट है वो है ए नेट कॉस अल्फा, और ए नेट का जो कंपोनेंट है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के अलोंग वो है ए नेट साइन अल्फा, ठीक है। और यही यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ है कि ए टी इज इक्वल टू ए नेट कॉस अल्फा और ए सी इज इक्वल टू ए नेट साइन अल्फा। ये अब अगर आपने बेसिक मैथ पढ़ा होगा तो इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ए टी इज इक्वल टू नेट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट एक्सेलरेशन कॉस अल्फा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट एक्सेलरेशन साइन अल्फा, ठीक है। उसके बाद हम सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करें, देखो मैंने आपको बताया था कि फोर्स होता है मास इनटू एरिया, हमारा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। यहाँ पे अगर हम एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल रखते हैं तो फोर्स ऑब्वियसली सेंट्रीपिटल फोर्स ही होगी, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है वो बराबर होती है मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यहाँ जब हम यहाँ पे AC की वैल्यू रखते हैं तो ये फोर्स हो जाती है mv स्क्वायर अपन r के, दैट इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू m इंटू v इंटू ओमेगा, ठीक है। तो आपने सिंपल से यहाँ पे याद रखना है, सिंपल तरीके से यहाँ पे याद रखना है कि FC इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दैट इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपन r, दैट इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू mv ओमेगा, ठीक है। तो ये 2-3 फार्मूले हैं, 4 फार्मूले हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के, ये आपने ज़बानी याद करने हैं। इसमें आपने सिर्फ ये वाला फार्मूला याद करना है, और ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के फार्मूले मैंने आपको पीछे बता दिए, इसकी वैल्यू यहाँ पे रखनी है और ये आपके पास 2-3 फार्मूले यहाँ पे बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कॉनिकल पेंडुलम, ठीक है। तो जब हम कॉनिकल पेंडुलम की बात करते हैं तो इसमें जो फार्मूला, इसमें मैं आपको कुछ फार्मूले बताऊंगा, बस वो याद रखना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कॉनिकल पेंडुलम में जो वेलोसिटी v का फार्मूला होता है वो होता है अंडर रूट आर जी टैन थीटा, ठीक है। ओमेगा का फार्मूला होता है अंडर रूट जी टैन थीटा अपॉन आर, अंडर रूट जी टैन थीटा अपॉन आर। आप वेलोसिटी का फार्मूला याद कर लो, ठीक है, वेलोसिटी का फार्मूला याद करो। और वेलोसिटी के फार्मूले में जो हमारे पास आर है ना, इसको बटा में यानी इसको नीचे लाओ तो आपके पास ओमेगा का फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। जो वेलोसिटी के फार्मूले में हमारे पास आर है, इसको आप यहाँ पे बटा में लाओ, अपान में लाओ तो हमारे पास ओमेगा का ये फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो सिंपल से आपने याद रखना है कि v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टैन थीटा, बिल्कुल बहुत ही फेमस फार्मूला है ये, ठीक है। और ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट जी टैन थीटा अपॉन आर, ठीक है। उसके बाद अगर हम टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम की बात करते हैं
अगर हम कॉनिकल पेंडुलम की टाइम पीरियड की बात करते हैं तो इसका जो जनरल फार्मूला है, इसका जनरल फार्मूला है 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा अपान जी। ये बात कर रहे हैं हम कॉनिकल पेंडुलम की। कॉनिकल पेंडुलम के केस में टाइम पीरियड बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा अपान जी। वहीं अगर हम नॉर्मल पेंडुलम की बात करें तो नॉर्मल पेंडुलम के केस में कॉस थीटा की वैल्यू हो जाती है 1, और जब कॉस थीटा की वैल्यू 1 होती है उस केस में हमारे पास फार्मूला हो जाता है टाइम पीरियड का 2 पाई अंडर रूट एल अपान जी, 2 पाई अंडर रूट एल अपान जी। क्योंकि कॉस 0 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, और नॉर्मल पेंडुलम के केस में थीटा अगर 0 डिग्री होगा तो कॉस थीटा 1 होता है। तो कॉस थीटा की वैल्यू जब हम 1 रखते हैं तो टाइम पीरियड का फार्मूला निकल के आता है 2 पाई अंडर रूट एल अपान जी। ठीक है, उसके बाद डेथ वेल या फिर रोटर की बात करते हैं। वैसे इनको आपने उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, इसके बस बेसिक फार्मूलाज आपने याद रखने हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। डेथ वेल या फिर रोटर के केस में जो वेलोसिटी होती है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होती है अंडर रूट जी आर अपन म्यू के। ठीक है, म्यू यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। ठीक है, तो डेथ वेल या फिर रोटर की बात की जाए तो इस केस में वेलोसिटी v जो होती है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होती है अंडर रूट जी आर अपन म्यू के। तो अगर इससे ज़्यादा होगी, यानी ना ही तो इससे ज़्यादा है ना ही तो इसके इक्वल है, अगर इसके इक्वल होगी तो वो हमारे पास मिनिमम वेलोसिटी होगी। ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा ही होगा, अगर इसके इक्वल हुआ तो वो मिनिमम वेलोसिटी हुई, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर अपन म्यू। ठीक है, और उसके बाद अगर हम ओमेगा की बात करें, एंगुलर वेलोसिटी की बात करें, तो एंगुलर वेलोसिटी जो होता है रोटर का या फिर डेथ वेल का वो ग्रेटर देन इक्वल टू होता है अंडर रूट जी अपन म्यू आर के। ठीक है, अंडर रूट जी अपन म्यू आर के। मैंने आपको बताया था कि अगर आपने वेलोसिटी के फार्मूले को कन्वर्ट करना है एंगुलर वेलोसिटी के फार्मूले में, तो जो वेलोसिटी के फार्मूले में आर है हमारे पास वो आपने अपान में लेना है, डिनोमिनेटर में लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आर नीचे लिया। वैसे ये इसमें कोई लॉजिक यानी ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि आर आपने नीचे लेना है, ये आपको ट्रिक बता रहा हूँ याद रखने का। ठीक है, तो ओमेगा का फार्मूला यहाँ पे निकल के आता है ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट जी अपान म्यू आर। ठीक है, तो ग्रेटर ओमेगा इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट जी अपान म्यू आर। अगर इक्वल टू होगा तो वो मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी होगी, और मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी बराबर होती है अंडर रूट जी आर अपान म्यू के। ठीक है, तो मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी बराबर होती है अंडर रूट ऑफ जी आर अपान म्यू के। ठीक है, तो ये हम बात कर रहे हैं किसकी, रोटर की बात कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ब्लेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। जब ब्लेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट वाला केस आता है तो इसमें मैं एक ही फार्मूला यहाँ पे लिख के लाया हूँ, दैट इज tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपन आर जी। ठीक है, कहीं ना कहीं सारे फार्मूले रिलेट आपस में करते हैं। अगर यहाँ पे v की वैल्यू हम निकालें तो ये बराबर निकल के आता है अंडर रूट आर जी tan थीटा, जो हमने पीछे पढ़ा। ठीक है, ये फार्मूला हमने यहाँ पे पढ़ा यहाँ पे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सारे फार्मूले आपस में रिलेट करते हैं। तो यहाँ से अगर हम tan थीटा की वैल्यू निकालें तो tan थीटा यहाँ से निकल के आता है वी स्क्वायर अपान आर जी। ठीक है, ये है बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट वाला केस। उसके बाद टर्निंग ऑफ कार ऑन लेवल रूट। ठीक है, तो टर्निंग ऑफ कार ऑन लेवल रोड जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं। तो अगर हमने सेफ टर्निंग करनी होगी तो सेफ टर्निंग के लिए मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो सकती है, किस वेलोसिटी से कम होनी चाहिए वेलोसिटी ताकि सेफ टर्निंग हो, कोई भी एक्सीडेंट ना हो। तो उस केस में जो वेलोसिटी है वो ना ही तो कम होनी चाहिए ना ही तो बराबर होनी चाहिए अंडर रूट म्यू जी आर के। ठीक है, म्यू यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। ठीक है, जी यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ठीक है, और आर क्या है, जिस सर्कल में आप मूव कर रहे हो उस सर्कल का रेडियस इसको आप कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो टर्निंग ऑफ कार ऑन लेवल रोड में आपने याद रखना है कि सेफ टर्निंग के लिए अगर सेफ टर्निंग करनी है तो उस केस में वेलोसिटी शुड लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू जी आर। ठीक है, अगर देखो इससे कम होनी चाहिए या तो इसके बराबर होनी चाहिए। अगर इसके बराबर वेलोसिटी हुई तो वो वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, क्योंकि इससे ज़्यादा वेलोसिटी हो नहीं सकती। अगर इससे ज़्यादा वेलोसिटी हुई तो कार जो है वो रोड से बाहर चली जाएगी, कार का एक्सीडेंट हो सकता है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी बराबर होती है अंडर रूट म्यू जी आर की, और जनरली अंडर रूट म्यू जी आर के बराबर हो सकती है या इससे कम हो सकती है, इसके लिए सेफ टर्निंग के लिए। ठीक है, उसके बाद अगर वेलोसिटी इस मैक्सिमम वेलोसिटी से ज़्यादा हुई, अगर वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी से ज़्यादा हुई तो कार जो होगी वो स्किड, कार विल स्किड, यानी कार जो है वो रोड से बाहर चली जाएगी और एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो इफ वेलोसिटी इज ग्रेटर देन मैक्सिमम वेलोसिटी तो कार विल स्किड, दैट इज गोज आउटसाइड, कार गोज आउटसाइड द रोड। ठीक है, उसके बाद टर्निंग ऑफ कार ऑन बैंक्ड रोड। अगर हम टर्निंग ऑफ कार ऑन बैंक्ड रोड की बात करें तो यहाँ पे भी सेम फार्मूले हैं। ठीक है, जो फार्मूले हमने पीछे पढ़े फार्मूले सेम है, बस आपने क्वेश्चन न्यूमेरिकल को पकड़ना है। ठीक है, कोई क्वेश्चन बोल क्या रहा है। ठीक है, तो अगर टर्निंग ऑफ कार ऑन बैंक्ड रोड वाला केस आए, ठीक है, तो उसमें tan थीटा जो होता है वो बराबर होगा वी स्क्वायर अपन आर जी के। ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपन आर जी। ठीक है, यही फार्मूला हमने यहाँ पे भी पढ़ा और पीछे भी यही फार्मूला हमने पढ़ा। इस फार्मूले से अगर हम वेलोसिटी v की वैल्यू निकालें तो वेलोसिटी v निकल के आएगा अंडर रूट आर जी tan थीटा। ठीक है, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी tan थीटा। काफ़ी इंपॉर्टेंट
फार्मूला है, ठीक है। पीछे भी बहुत सारे केसेस हमने पढ़े, डेथ वेल और रोटर केस पढ़ा, यहाँ पे बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट वाला केस पढ़ा, उसके बाद टर्निंग ऑफ कार ऑन बैंक्ड रोड वाला केस पढ़ा। तो ये फार्मूला हर एक में एप्लीकेबल है, ठीक है। बस यूज कैसे करना है, न्यूमेरिकल में अप्लाई कैसे करना है वो आपने यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा। थीटा की बात करें तो ये एंगल ऑफ बैंकिंग है, थीटा की यहाँ पे बात करें तो थीटा यहाँ पे एंगल ऑफ बैंकिंग है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है बैंकिंग विद फ्रिक्शन, ठीक है। बैंकिंग विद फ्रिक्शन, ठीक है। इसमें दो कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, इसमें बैंकिंग का कॉन्सेप्ट भी यूज होता है प्लस फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट भी यूज होता है, ठीक है। यानी बैंकिंग भी हो रहा है और फ्रिक्शन भी एक्ट हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उस फार्मूले की जो अभी अभी हमने पढ़ा, जहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन एक्ट नहीं हो रहा था, जहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं लग रहा था, ठीक है। तो विदाउट फ्रिक्शन जो हमने वेलोसिटी का फार्मूला अभी अभी पढ़ा वो था v इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर टेन थीटा, ठीक है। अंडर रूट जी आर टेन थीटा, ठीक है। अंडर रूट आर जी टेन थीटा कह लो या फिर अंडर रूट जी आर टेन थीटा कहो, एक ही बात है, ठीक है। अगर हम स्पीड ऑफ व्हीकल की बात करें, जब स्पीड ऑफ व्हीकल जो होती है वो ग्रेटर देन डिजाइंड स्पीड फॉर बैंकिंग होती है, जब व्हीकल की जो स्पीड होती है वो उस स्पीड से ज़्यादा होती है जो स्पीड बैंकिंग के लिए डिज़ाइन की गई होती है, ठीक है। तो उस केस में जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, जो मैक्सिमम स्पीड होती है, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ व्हीकल होती है वो होती है अंडर रूट जी आर इंटू टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। तो आपने याद रखना है कि जब स्पीड ऑफ व्हीकल जो होती है वो ज़्यादा होती है डिजाइंड स्पीड फॉर बैंकिंग से, जो डिजाइंड स्पीड है बैंकिंग के लिए उससे ज़्यादा अगर स्पीड ऑफ व्हीकल हो तो वो स्पीड मैक्सिमम वेलोसिटी है, मैक्सिमम स्पीड है, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर इंटू टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। वहीं अगर हम बात करें, अगर व्हीकल की स्पीड जो है वो डिजाइंड स्पीड फॉर बैंकिंग से कम है, यही यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ है कि स्पीड ऑफ व्हीकल इज लेस देन डिजाइंड स्पीड फॉर बैंकिंग। अगर बैंकिंग के लिए जो डिजाइंड स्पीड है, अगर व्हीकल की स्पीड उससे कम हुई तो उस केस में जो हमारे पास वेलोसिटी होती है वो मिनिमम स्पीड होती है, मिनिमम वेलोसिटी होती है, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर ऑफ टेन थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। जी आर टेन थीटा माइनस म्यू अपॉन यहाँ पे 1 प्लस म्यू टेन थीटा है, ठीक है। यहाँ पे 1 प्लस म्यू टेन थीटा है। तो मिनिमम वेलोसिटी क्या होगी, जी आर टेन थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू टेन थीटा। ये स्पीड ऑफ व्हीकल है। अब देखो यहाँ पे इस फार्मूले की अगर मैं बात करूँ, इस फार्मूले की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अगर मैं टेन अल्फा को म्यू के बराबर लिखूँ, अगर यहाँ पे मैं टेन अल्फा को म्यू के बराबर लिखूँ, ठीक है, म्यू के बराबर लिखूँ, तो जो हमारे पास फार्मूला यहाँ पे बन के आता है, जो हमारे पास यहाँ पे म्यू है ना, यहाँ पे जो हमारे पास म्यू है, अगर इसकी जगह इन दोनों फार्मूलाज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो हमारे पास म्यू है उसकी जगह अगर मैं यहाँ पे टेन अल्फा लिखता हूँ और इस पूरे फार्मूले को आगे सॉल्व करता हूँ, डिराइव करता हूँ, तो हमारे पास जो फार्मूला होता है टेन ए प्लस बी का, टेन ए प्लस बी का, ठीक है। उसके बाद टेन ए, वैसे हमने ये पढ़ना नहीं है लेकिन फिर भी ऊपर ऊपर से बता देता हूँ कि ये फार्मूले कैसे आते हैं। यहाँ पे टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा के, ये फार्मूले यहाँ पे लगा के यूज़ करके जो हमारे पास मिनिमम वेलोसिटी और मैक्सिमम वेलोसिटी का फार्मूला निकल के आता है वो होता है अंडर रूट जी आर टेन थीटा माइनस अल्फा। अल्फा यहाँ पे क्या है, टेन अल्फा इज इक्वल टू म्यू, जो म्यू है ये बराबर है टेन अल्फा के, ठीक है। और अल्फा यहाँ पे क्या है, ये वाला एंगल है जिसका टेन बराबर है म्यू के, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जब हम यहाँ पे म्यू की जगह इन फार्मूलों में टेन अल्फा रखते हैं तो इसको आगे सॉल्व करने के बाद मिनिमम वेलोसिटी का फार्मूला निकल के आता है अंडर रूट जी आर टेन थीटा माइनस अल्फा, और मैक्सिमम वेलोसिटी निकल के आती है जी आर टेन थीटा प्लस अल्फा, जी आर टेन थीटा प्लस अल्फा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, देखो अगर हम टेंशन की बात करें, अगर सर्कुलर पाथ है, अगर सर्कुलर पाथ है, मान लीजिए ऐसा सर्कुलर पाथ है, ठीक है, ये पॉइंट ए यहाँ पे मान लेता हूँ, यहाँ पे पॉइंट बी मान लेता हूँ, यहाँ पे पॉइंट सी मान लेता हूँ। तो जो हमारे पास ए है यहाँ पे अगर मैं वी ए वेलोसिटी मानता हूँ और जो बॉडी का मास है वो मैं स्मॉल एम मानता हूँ, ए पॉइंट पे वेलोसिटी ऑफ बॉडी वी ए है, ठीक है। और अगर हमने जो हमारे पास पॉइंट पी है, जो पॉइंट पी है या किसी भी पॉइंट पे अगर हमने इस स्ट्रिंग के अंदर जो है वो टेंशन फाइंड आउट करनी है, टेंशन फोर्स फाइंड आउट करनी है, तो टेंशन फोर्स का फार्मूला किसी भी पॉइंट पे बराबर होगा एम वी ए स्क्वायर अपॉन आर माइनस 2mg प्लस 3mg कॉस थीटा, ठीक है, 3mg कॉस थीटा। तो आपने याद रखना है कि टेंशन का जो फार्मूला है
किसी भी पॉइंट पे, सर्कुलर पाथ के किसी भी पॉइंट पे जो टेन थीटा जो टेंशन टी का फार्मूला है वो बराबर होगा एम वी ए स्क्वायर अपॉन आर माइनस 2mg प्लस 3mg कॉस थीटा। mg यहाँ पे वेट है और va की बात करें तो va वेलोसिटी है, m मास का वेलोसिटी है पॉइंट ए पे, और r यहाँ पे रेडियस है सर्कुलर पाथ का, t यहाँ पे टेंशन है, m यहाँ पे मास ऑफ ऑब्जेक्ट है जिस ऑब्जेक्ट को हमें इस सर्कुलर पाथ में घुमा रहे हैं। ठीक है, तो ये टेंशन हमने कहाँ पे निकाली, पॉइंट p पे निकाली। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब हमने यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट समझना है वो कॉन्सेप्ट ये है कि जब बॉडी जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा उस टाइम पे जो टेंशन होगी, जब ऑब्जेक्ट सी पॉइंट पे होगा उस टाइम पे जो टेंशन होगी, और जो जब ऑब्जेक्ट बी पॉइंट पे होगा उस टाइम पे जो टेंशन होगी, इन फोर्सेस में से कौन सी टेंशन फोर्स सबसे ज़्यादा है। तो जब ऑब्जेक्ट जो होगा वो पॉइंट ए पे होगा उस टाइम पे टेंशन इस स्ट्रिंग के अंदर ज़्यादा होगी, और जब बी पे होगा या फिर सी पे होगा उस टाइम पे टेंशन कम होगी एज कम्पेयर टू टेंशन एट पॉइंट ए। तो यही यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ है कि टी ए इज ग्रेटर देन टी बी इज ग्रेटर देन टी सी, टेंशन एट ए इज ग्रेटर देन टेंशन एट बी इज ग्रेटर देन टेंशन एट सी। ये आपने याद रखना है। वैसे आगे भी ये कॉन्सेप्ट में समझाऊंगा। वैसे अगर सी पॉइंट की बात करें तो सी पॉइंट पे जो टेंशन होता है स्ट्रिंग के अंदर एक्चुअली वो जीरो के बराबर होता है, आगे हम देखेंगे। ठीक है, अब देखो कंडीशन फॉर कंप्लीटिंग वर्टिकल मोशन। ठीक है, अगर वर्टिकल मोशन कंप्लीट करना है, ठीक है, मान लीजिए अगर ये इस पॉइंट से अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को आगे की तरफ v वेलोसिटी से फेंकते हैं, ठीक है, मूव कराते हैं, तो कौन सी कंडीशन के अंदर बॉडी जो है, ऑब्जेक्ट जो है वो पूरा वर्टिकल मोशन कंप्लीट करेगा। तो यही सारी चीज़ें हमने देखनी है। इससे पहले मैं इस सर्कल के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको देता हूँ। देखो हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, इस ए पॉइंट पे, यहाँ पे ए जो है वो लोअर मोस्ट पॉइंट है, सी यहाँ पे अपर मोस्ट पॉइंट है, और बी यहाँ पे साइड का पॉइंट है। ठीक है, साइड वाला पॉइंट है। ए की बात करें तो ए पे जो वेलोसिटी होती है ना वो बराबर होती है √5gr। बी पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है वो बराबर होती है √3gr के बराबर होती है, और सी पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है ना वो √gr के बराबर होती है। उसके बाद टेंशन की बात करते हैं। देखो ए पॉइंट पे जब ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पे होता है उस टाइम पे जो टेंशन होती है स्ट्रिंग के अंदर वो बराबर होती है 6mg के। जब ऑब्जेक्ट जो होता है वो बी पॉइंट पे होता है, उस टाइम पे जो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन होती है वो बराबर होती है 3mg के। ठीक है, उसके बाद जब ऑब्जेक्ट जो होता है सी पॉइंट पे होता है उस टाइम पे टेंशन जो होती है स्ट्रिंग के अंदर वो जीरो होती है। उस टाइम पे स्ट्रिंग के अंदर टेंशन जो होती है वो जीरो होती है, और उस टाइम पे जो वेलोसिटी होती है वो भी मिनिमम होती है और बराबर होती है √gr के। एक बार फिर से मैं जल्दी रिपीट कर रहा हूँ कि जब ऑब्जेक्ट जो होगा वो ए पॉइंट पे होगा उस टाइम पे वेलोसिटी √5gr होगी और उस टाइम पे टेंशन 6mg होगी। जब बी पॉइंट की बात की जाए तो बी पॉइंट पे वेलोसिटी √3gr के बराबर होगी और टेंशन 3mg के बराबर होगी। सी पॉइंट पे वेलोसिटी √gr के बराबर होगी और टेंशन सी पॉइंट पे 0 के बराबर होगी। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे भी मैंने लिखी हुई है कि टेंशन एट सी = 0, टेंशन एट बी = 3mg, टेंशन एट ए = 6mg। टेंशन क्या है, एक फोर्स है जो कि स्ट्रिंग के अंदर होती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा टेंशन ए पॉइंट पे होती है, लोअर मोस्ट पॉइंट पे होती है, दैट इज 6mg। m क्या है, उस ऑब्जेक्ट का मास है, और mg जो है वो वेट है उस ऑब्जेक्ट का जो कि डाउनवर्ड्स एक्ट होता है। ठीक है, उसके बाद वेलोसिटी एट ए की बात करें तो मैंने आपको बताया कि वेलोसिटी एट ए जो होता है वो √5gr के बराबर होता है, वेलोसिटी एट बी जो होता है वो √3gr के बराबर होता है, वेलोसिटी एट सी जो होता है √gr के बराबर होता है। ठीक है, अब जो मैंने आपको सबसे पहली लाइन जो आपको बताई थी दैट इज कंडीशन फॉर कंप्लीटिंग वर्टिकल मोशन। तो देखो अगर कंप्लीट करना है पूरा एंटायर सर्कल, टू कंप्लीट द एंटायर सर्कल मिनिमम वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट मस्ट बी √5gr इफ लेस देन इट। उसके बाद 2-3 कंडीशंस आती हैं। देखो सबसे पहले अगर यहाँ से हम बॉडी को आगे मूव करा रहे हैं, अगर उस बॉडी ने पूरा सर्कुलर पाथ कंप्लीट करना है तो उसके लिए जो मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए इस पॉइंट ए पे लोअर मोस्ट पॉइंट पे वो होनी चाहिए √5gr या इससे ज़्यादा। ठीक है, तो यही यहाँ पे मैंने लिखा है टू कंप्लीट द एंटायर सर्कल मिनिमम वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट ए मस्ट बी √5gr। अगर इससे कम हुई तो उस केस में हमारे पास 2 केसेस आते हैं। मान लीजिए वेलोसिटी जो है वो लेस देन वेलोसिटी जो है वो लेस देन √5gr है। तो इसमें 2 केसेस आते हैं। अगर वेलोसिटी √5gr से कम होगी तो पहला केस है कि अगर वेलोसिटी √5gr से कम लेकिन √2gr से ज़्यादा होगी तो उस केस में टेंशन जो होगी स्ट्रिंग के अंदर वो 0 होगी, और थीटा जो होगा वो 90 से 180 के बीच में होगा, और थीटा 90-180 के बीच में पार्टिकल जो होगा वो सर्कल से लीव करेगा। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब वेलोसिटी की रेंज √3gr से ज़्यादा होगी, √5gr से कम होगी, टेंशन उस टाइम पे 0 होगी, और थीटा = 90 यानी 90 से 180 तक
90 से 180 तक का जो थीटा है उसके बीच में जो पार्टिकल है वो सर्कल से बाहर निकल जाएगा। याद रखना, पार्टिकल जो है वो सर्कल को लीव करेगा, बाहर चला जाएगा। थीटा इज इक्वल टू 90 टू 180 डिग्री के बीच में, ठीक है। थीटा 90 से 180 डिग्री के बीच में पार्टिकल जो है वो सर्कल को लीव कर देगा, छोड़ देगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा केस आता है हमारे पास, जब वेलोसिटी जो है वो अंडर रूट 2 के बराबर होगी या अंडर रूट 2 से कम होगी और 0 के बराबर या 0 से ज़्यादा होगी। इस केस में जो वेलोसिटी है ना वो 0 के बराबर होगी, लेकिन टेंशन 0 के बराबर नहीं होगी। तो पार्टिकल जो है जब टेंशन 0 के बराबर नहीं होगी और वेलोसिटी 0 के बराबर होगी तो पार्टिकल जो है वो लोअर हाफ ऑफ सर्कल में ऑसिलेट करेगा, ठीक है। जैसे ये आपके पास सर्कल है, ठीक है, तो पार्टिकल जो है वो ऐसे ऑसिलेट करेगा, ठीक है, इस तरफ ऐसे लोअर हाफ में ऑसिलेट करेगा, ठीक है, क्योंकि टेंशन जो है वो 0 के बराबर नहीं है और वेलोसिटी 0 के बराबर हो सकती है इसमें, ठीक है। तो आपने याद रखना है, जब वेलोसिटी 0 से अंडर रूट 2 के बीच में होगी या इनके बराबर होगी तो वेलोसिटी 0 के बराबर होएगी इस टाइम पे और टेंशन 0 के बराबर नहीं होगी। जो पार्टिकल है वो लोअर हाफ ऑफ सर्कल में ऑसिलेट करेगा। कितने एंगल पे ऑसिलेट करेगा? 0 से 90 डिग्री के बीच में ऑसिलेट करेगा। अगर आपको एंगल वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है, एक बार दिखा ही देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे पार्टिकल है ए पॉइंट पे, तो मेरे भाई यहाँ पे तो अगर यहाँ पे पार्टिकल है तो एंगल 0 है, एंगल यहाँ पे क्या है 0 है, तो 90 डिग्री इसका यहाँ पे आता है। तो पार्टिकल यहाँ तक ऑसिलेट करता है, ठीक है, इस तरफ भी यहाँ तक ऑसिलेट कर सकता है, ठीक है। तो पार्टिकल यहाँ तक जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर यहाँ तक जाएगा, फिर वापस आएगा, यानी कि लोअर हाफ ऑफ सर्कल में पार्टिकल जो है वो ऑसिलेट कर रहा है। और कितनी रेंज में ऑसिलेट करेगा? 0 से 90 डिग्री की रेंज में ऑसिलेट करेगा, ठीक है। 0 से 90 डिग्री आपको समझ आ गया ना। जब यहाँ पे होगा उस टाइम पे 0, जब यहाँ पे पार्टिकल पहुंचेगा उस टाइम पे एंगल क्या होगा? थीटा होगा 90 डिग्री। तो ये वो केस है जब वेलोसिटी जो है वो 0 और अंडर रूट 2 के बीच में होगी या 0 या अंडर रूट 2 के बराबर होगी, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कंडीशंस फॉर लूपिंग द लूप इन सम अदर केसेस, ठीक है। वैसे ही आप खुद ही देख लेना, इसमें जो हमने पीछे पढ़ा ना यही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। बस जब रॉड का कॉन्सेप्ट आता है ना, तो रॉड के कॉन्सेप्ट में आपने याद रखना है कि वी ए मिनिमम जो होता है, जो मिनिमम वेलोसिटी ए पे होती है, जिससे जो ऑब्जेक्ट है, जो बॉडी है, वो पूरे सर्कल का मोशन कर सके। तो उसके लिए जो रॉड के केस में वेलोसिटी मिनिमम का फार्मूला है वो बराबर है अंडर रूट 4GL, ठीक है। तो वैसे ये स्लाइड आप खुद ही देख लेना, इस पे जितनी भी बातें लिखी है, फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ए मैन इज मूविंग ऑन ए स्मूथ वर्टिकल सर्कुलर ट्रैक। जब मैन जो होता है वो स्मूथ वर्टिकल सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा होता है, तो जो मिनिमम वेलोसिटी होती है ना वो अंडर रूट 4 के बराबर होती है। इफ इंस्टीड ऑफ थ्रेड, अगर अब थ्रेड की जगह हम क्या यूज करें? वी यूज अ लाइट रॉड, जो मैंने अभी आपको बताया। तो रॉड के नॉट स्लैक, जो रॉड है वो स्लैक नहीं होती है, क्योंकि रॉड के अंदर टेंशन 0 के बराबर होती है, ठीक है। तो इंस्टीड ऑफ थ्रेड, अगर थ्रेड की जगह हम लाइट रॉड यूज करते हैं तो हम जानते हैं कि रॉड जो होती है वो स्लैक नहीं हो सकती, क्योंकि रॉड के अंदर क्या होता है? टेंशन 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है डोंट चेक टेंशन इक्वल टू 0। तो आपने रॉड के केस में टेंशन 0 के बराबर है नहीं है ये आपने चेक नहीं करना है, क्योंकि रॉड के केस में टेंशन 0 के बराबर ही होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें मिनिमम वेलोसिटी जो ए पे होता है रॉड के केस में, वो बराबर होता है अंडर रूट 4GL के, ठीक है। जो मिनिमम वेलोसिटी होता है ए पे, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट जो है वो पूरा सर्कुलर पाथ कंप्लीट करे, तो वो बराबर होता है अंडर रूट 4GL के, ठीक है। उसके बाद बीड अटैच टू ए रिंग एंड रोटेटेड, नो नीड टू चेक फॉर टी इक्वल टू 0। जब बीड जो होगा वो अटैच्ड होगा रिंग के साथ और रोटेट कराया जाएगा, तो उस केस में भी ये भी सेम केस है, इसमें भी आपने टेंशन इक्वल टू 0 चेक नहीं करना है, डायरेक्टली इसमें आपने फार्मूला लगाना है वी मिनिमम इक्वल टू अंडर रूट 4GL, ठीक है। इसमें भी आपने डायरेक्ट फार्मूला लगा देना है, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, चौथा पॉइंट, ठीक है, वो है कि ए ब्लॉक रोटेटेड बिटवीन स्मूथ सरफेस ऑफ ए प्लेन। जब हम ब्लॉक को स्मूथ सरफेस पे रोटेट करते हैं, क्योंकि स्मूथ सरफेस पे कोई भी फ्रिक्शन एक्ट नहीं होती है, तो जब भी हम ब्लॉक को एक स्मूथ सरफेस पे रोटेट करते हैं तो वहां पे टेंशन इक्वल टू 0 चेक करने की कोई भी जरूरत नहीं होती है। लेकिन वहां पे आपने चेक करना है कहीं वहां पे वेलोसिटी 0 के बराबर तो नहीं है, ठीक है। वहां पे आपने चेक करना है v इक्वल टू 0 है कि नहीं है, ये आपने वहां पे चेक करना है। तो व्हेन एवर ब्लॉक रोटेटेड बिटवीन स्मूथ सरफेस ऑफ अ प्लेन, देन डोंट चेक t इक्वल टू 0 बट चेक v इक्वल टू 0, ठीक है। आपने टेंशन वहां पे फाइंड आउट नहीं करना है, चेक नहीं करना है, आपने वहां पे वेलोसिटी चेक करनी है। और इस केस में भी अगर आपने मिनिमम वेलोसिटी फाइंड आउट करनी होगी तो v मिनिमम यहाँ पे बराबर होगा अंडर रूट 4GL के, ठीक है। अंडर रूट 4GL के बराबर होगा यहाँ पे भी मिनिमम वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा सर्कुलर मोशन जो है, सर्कुलर मोशन यहाँ पे पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। सर्कुलर मोशन के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक फार्मूलाज, सारा बेसिक इसका हमने आज के इस लेक्चर में कवर कर लिया है। अगर आपने रोटेशनल मोशन पढ़ना है, रोटेशनल डायनेमिक्स पढ़ना है, तो इस लेक्चर
को समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस लेक्चर में हमने रोटेशनल मोशन का सारा बेसिक जो है वो कंप्लीट कर लिया, और लॉज ऑफ मोशन में कुछ टॉपिक्स अगर बचे हुए थे तो वो टॉपिक्स, वो कॉन्सेप्ट, वो फार्मूलाज भी आज के इस लेक्चर में हमने डिटेल में डिस्कस किए। ठीक है, तो चलिए इस लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं। अगर आपको माइंड मैप्स चाहिए, अगर आपको फार्मूला शीट्स चाहिए या फिर शॉर्ट नोट्स चाहिए, शॉर्ट नोट्स आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। ठीक है, अगर आपको ये सारी चीज़ें चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। ठीक है, जो ये माइंड मैप्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हैंड रिटन है, हमने ये खुद ही बनाए हैं। एक पेज पे हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे फार्मूलाज कवर किए हुए हैं, और मिनिमम नंबर ऑफ पॉसिबल पेजेस पे हमने पूरा का पूरा चैप्टर कंपाइल किया हुआ है। 2 से 3 या 3 से 4 पेजेस पे हमने बड़ा चैप्टर जो है वो कवर किया हुआ है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर एक नए लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।